नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देश के वीर जवानों, आप लोग इस देश की सरहद की सुरक्षा करने वाले हैं, तो सभी का आभार, अभिनंदन, स्वागत तहे दिल से आरडब्ल्यूए परिवार आपका स्वागत करता है। हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की, और आज हिस्ट्री की सेकंड डेमो है जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन कल हम पढ़ रहे थे प्राग ऐतिहासिक काल, पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल बचे हुए थे। 5-10 मिनट का समय उसमें लेंगे, उसके बाद हम अपने चैप्टर पर लौटेंगे। कल आप लोगों के मैंने कमेंट पढ़े, बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई। आप लोग मेहनत कर रहे हैं और आप लोग मेहनत को सराहते भी हैं। एक इनकरेज मिल जाता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, तो बहुत खुशी हुई। और कुछ बच्चों ने सजेशन भी दिए हैं, उन सजेशन को भी मैंने सराखों पर लिया है। चलिए मैं आप लोगों को पहले टाइम टेबल बता देता हूं अफसर बैच का, कि जो आपकी क्लासेस हैं वो सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाती हैं दीपक सर के द्वारा। मैथ की क्लास चलती है, फिर 10 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास आ जाती है संदीप सर के द्वारा। फिर हिंदी और इंग्लिश की क्लास 11 बजे स्टार्ट होती है। हिंदी पढ़ा रहे हैं नीरज सर, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं रिंकू सर। फिर यहाँ पर 12 बजे आपकी हिस्ट्री की क्लास हो जाती है, जिसे मैं स्वयं पढ़ा रहा हूँ। और भैया पॉलिटी आपकी पारुल मैम पढ़ाएंगी जैसे ही हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, जैसे ही हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। चलिए हम लोग बात करेंगे कि ज्योग्राफी 4 बजे स्टार्ट हो रही है आपकी, और भैया ज्योग्राफी खत्म होते ही आरुषि मैम की ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। फिर विनय सर इसमें इको पढ़ाएंगे। यहाँ पर बात आती है 5 बजे की, इसमें साइंस चलेगा। तो 5 बजे भावना मैम बायोलॉजी करा रही हैं, और जैसे ही बायोलॉजी खत्म होगी उसके बाद यहाँ पर फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी। अब बात होगी स्टैटिक जीके की, तो नवीन सर इसको स्टैटिक जीके को कराएंगे। हाँ जी बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल कवर होगा। मैं इस तरीके से पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ कि आपका जो एग्जाम है उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये मानकर चलना कि अगर पूरे नोट्स बना लिए तो आपको फिर हिस्ट्री के नोट्स बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब ये आपका भैया बैच है अफसर बैच, जिसमें आप लोगों की दिली ख्वाहिश होती है वर्दी पहनने की, और वर्दी भी वो जो आप देश की सरहद पर पहनकर जाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपके सपने को साकार करने के लिए अफसर बैच है, जिसमें आप लोगों को GD20 के नाम से आपको ये कोड दिखाई दे रहा होगा, इसका 20% डिस्काउंट मिलेगा। हालांकि फीस 799 है, और ये कल 12 बजे तक कोड अप्लाई होगा, जिसमें 640 रुपए का ये कोड आपको लगकर कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, 9 मई यानी कि कल से क्लास स्टार्ट हुई है, और रजिस्ट्रेशन इसके 3 मई से चल रहे हैं। बात आती है कि आप इसको परचेज कैसे करें, कोर्स कैसे खरीदें। सभी लोग एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे होंगे, ठीक है। अगर जो iOS फ़ोन चला रहे हैं जिसपे मतलब एप्पल है वगैरह है, तो वहाँ पर साइट से हमारा बैच चलेगा। लेकिन एंड्रॉयड पर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं RWA के नाम से। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर यहाँ पर पेड कोर्स में जैसे ही आप क्लिक करते हैं, वहां पर आपको ये कोर्स दिखाई दे जाएगा। जब आप बाय नाउ करेंगे तो यहाँ पर आपको प्राइस दिखाई देगा, टोटल दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर अप्लाई कूपन में आप क्या करेंगे, GD20 कोड यूज कर लेंगे, जिससे आपका 159 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। 640 रुपए का ये बैच आपको अवेलेबल रहेगा कल 12 बजे तक। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि 3 डेमो चलेंगी। एक कल हो गई, एक आज है, एक कल होगी। यानी कि 13 तारीख से मंडे से, संडे की छुट्टी रहेगी, 13 तारीख से ये क्लासेस आपकी शिफ्ट हो जाएंगी एप्लीकेशन पर। कहां पर? एप्लीकेशन पर। और जो अभी कल क्लास हुई है, आज क्लास होगी, और जो कल होंगी, ये तीनों क्लास भी आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जी, हिस्ट्री। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में भी हमारा मिडिएवल हिस्ट्री चल रहा है, या मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, या एंशियंट, तो ये भी पता होना जरूरी है। हम पढ़ रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री। अब एंशियंट हिस्ट्री में हमने कल पढ़ा था पाषाण काल, जिसे हम क्या पढ़ रहे थे, पाषाण काल। हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था पाषाण काल। क्या पढ़ा था जी? पाषाण काल। अब पाषाण काल हम लोगों ने कल पढ़ा था, जिसे हम द स्टोन एज कहते हैं। क्या बोलते हैं? द स्टोन एज कहते हैं। ठीक है, द स्टोन एज कहेंगे कि महत्वपूर्ण स्थल हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि हमारा चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता है, यहां पर हम महत्वपूर्ण स्थल पढ़ेंगे। ठीक है जी, क्या पढ़ेंगे? महत्वपूर्ण स्थल
कौन कौन से होंगे? आप कहेंगे सर यहाँ पर आप ध्यान रखना, पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल, महत्वपूर्ण स्थल हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? महत्वपूर्ण स्थल। आप कहेंगे इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मैं अभी समझाऊंगा भी, इम्पोर्टेंट। आप कहेंगे सर जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट प्लेसेस, इम्पोर्टेंट प्लेसेस। ठीक है जी, प्लेसेस ऑफ द स्टोन एज। ठीक है जी, स्टोन एज, हम यहाँ पर बात करेंगे स्टोन एज की। अब चर्चा ये होगी कि भैया टॉपिक तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, लेकिन ये कल का थोड़ा सा बचा हुआ था, उसको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ मुश्किल से 5 मिनट। फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता पर चले आएंगे, फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता पर चले आएंगे। हम बात करेंगे जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि भैया कोल्डी हवा, कोल्डी हवा कहाँ पड़ता है और कोल्डी हवा से किस किस के साक्ष्य मिले थे? कोल्डी हवा। आप कहेंगे कोल्डी हवा की अगर मैं बात करूंगा तो आप बताएंगे सर जो कोल्डी हवा है ये कहाँ से प्राप्त हुआ? कोल्डी हवा कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में। कहाँ पड़ता है जी? प्रयागराज में पड़ता है। कोल्डी हवा कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में। एक दूसरा स्थल है मेहरगढ़। आप कहेंगे सर जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ था? तो आप बता देना सर कोल्डी हवा और मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ था? ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। इन दोनों स्थानों से धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या मिला है? ऐसे क्वेश्चन आता है कि धान की भूसी के साक्ष्य, द एविडेंस ऑफ पैडी हस्ट, ये कहां से मिले हैं? तो आप कहेंगे सर ये कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से इसके साक्ष्य मिले हैं। तो इन दोनों स्थानों से क्या प्राप्त हुआ था? इन दोनों स्थानों से भूसी के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है जी यहां से? आप कहेंगे सर भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए हैं जी? भूसी के साक्ष्य। तो आप इसको इंग्लिश में भी लिखना भैया, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिखता हुआ चल रहा हूं। एविडेंस ऑफ पैडी लिख लेंगे, एविडेंस ऑफ पैडी। जो भैया धान होता है उसको पैडी कहते हैं, पैडी हस्क। ठीक है जी, पैडी हस्क। तो ये सारी चीजें आप लोग लिखना कि भैया ये बताओ भूसी के साक्ष्य पाषाण काल में कहां कहां से मिले थे? आप कहेंगे कोल्डी हवा से, और कोल्डी हवा कहां पड़ता है? प्रयागराज में। प्रयागराज कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, मेहरगढ़ कहां पड़ता है? पाकिस्तान से। कि इन दोनों स्थानों से किसके साक्ष्य मिले थे? भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अब बात आती है सर एक तीसरा स्थान है हथनौरा। आप कहेंगे भैया हथनौरा से क्या मिला है? हथनौरा से क्या मिला है? आप कहेंगे कि भैया ये बताएं हथनौरा से क्या प्राप्त हुआ है? हथनौरा कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। हथनौरा एक स्थान है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यहां से क्या प्राप्त हुआ था? तो यहां से प्राप्त हुआ था मानव खोपड़ी के साक्ष्य। ठीक है, एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्कल। आप कहेंगे ह्यूमन स्कल कहां से प्राप्त हुआ था? हथनौरा से। कहां से? हथनौरा से। क्या मिला था? मानव की खोपड़ी के साक्ष्य। कहां से? हथनौरा से। कहां से? हथनौरा से। भूसी के साक्ष्य कहां से मिले थे? आप कहेंगे कोल्डी हवा से। आप कहेंगे मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहां है? पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में एक जगह पड़ती है भैया। तो आप कहेंगे सर हथनौरा से मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। किसके? मानव खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मानव खोपड़ी के साक्ष्य। कि मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? आप कहेंगे भैया ये मुझे बताएं कि मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहां से मिले हैं, जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। तो आप कहेंगे एविडेंस ऑफ ह्यूमन, एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्कल कहां से मिला है? तो ये भी आप लोग बताएंगे भैया हथनौरा से। ये पूछे जाने वाले प्रश्न है जिनको मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है जी। अब बात करते हैं सर एक और इम्पोर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं भीमबेटका। भीमबेटका, ये भीमबेटका से
क्या मिला है? भीमबेटका। आप कहेंगे सर भीमबेटका से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे? कौन कौन साथी जानता है कि भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाओं का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जरूर सुना होगा। ये चीज आप लोग मुझे बताएं कि भीमबेटका का नाम आपने सुना है या नहीं सुना। तो ये है गुफा, यहां से चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? यहां से चित्रकला के साक्ष्य। किसके? चित्रकला के साक्ष्य। आप कहेंगे भैया चित्रकला के साक्ष्य। चित्रकला के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? आप बताइएगा कि भैया एविडेंस ऑफ आर्ट या पेंटिंग। एविडेंस ऑफ पेंटिंग। आप कहेंगे सर पेंटिंग। ठीक है, जो चित्रकला है, जो पेंटिंग है, उसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो भीमबेटका से मिले हैं। भीमबेटका कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। 4 स्थान अभी मैंने बताए हैं, रट जाने चाहिए, रट जाने चाहिए, सभी इंपोर्टेंट हैं। भीमबेटका जो पाषाण कालीन स्थल है, यहां से क्या मिला था? आप कहेंगे चित्रकला के साक्ष्य मिले थे। कि भैया हथनौरा, यहां से क्या मिला है? मानव खोपड़ी के साक्ष्य। कहां से मिले मानव खोपड़ी के साक्ष्य? आप कहेंगे भैया हथनौरा से। हथनौरा कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मेहरगढ़ कहां पड़ता है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। क्या मिला था? भूसी के साक्ष्य। क्या मिला है? भूसी के साक्ष्य। समझ गए आप? इंग्लिश हिंदी दोनों का प्रयोग कर रहा हूं और आप लोगों को भैया ध्यान रखना है कि इनको मैं क्लास में ही याद कराता हुआ चलूंगा, क्लास में ही याद कराता हुआ चलूंगा। आप कहेंगे सर मिर्जापुर। कि भैया मिर्जापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, मिर्जापुर। मिर्जापुर कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। यहां से क्या मिला है? मिर्जापुर से। आप कहेंगे सर यहां से औजार प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं जी? आप कहेंगे सर औजार, टूल्स मिले हैं यहां से। क्या मिले हैं? टूल्स। आप कहेंगे सर औजार। क्या मिले हैं? यहां से औजार मिले हैं। अच्छा, औजार से एक और नाम याद आता है, औजार से एक और नाम याद आ जाता है जिसे हम कहते हैं हड्डियों से बने हुए हथियार, हड्डियों से बने हुए औजार। यानी कि वॉन्स टूल कहां से प्राप्त हुए थे? तो बिहार में एक जिला पड़ता है सारण, बिहार में एक जिला पड़ता है सारण, और सारण में एक जगह है चिरांद। चिरांद से भैया हड्डियों से बने हुए औजार मिले थे। क्या मिले थे? हड्डियों से बने हुए औजार मिले थे। क्या ये सारी चीजें लिख लेंगे? चिरांद। आप कहेंगे भैया चिरांद से क्या मिला था? चिरांद कहां पड़ता है? आप बताना चिरांद कहां पर है? चिरांद पड़ता है सारण। सारण जो है ये सारण जिला है, ये सारण डिस्ट्रिक्ट है। सारण जिला कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कहां पर? बिहार में। और यहां से क्या प्राप्त हुए थे? तो हड्डियों से बने औजार। क्या मिले हैं यहां से? हड्डियों से बने औजार। आप कहेंगे सर हड्डियों से बने औजार। ये आप लोग लिखना, हड्डियों से बने औजार। ठीक है भैया, हड्डियों से बने औजार। यानी कि क्या बन गए यहां पर? आप कहेंगे सर बोन टूल्स, बोन टूल्स। ठीक है जी, बोन टूल्स कहां से मिले हैं? तो आप कहेंगे भैया हड्डियों से बने औजार चिरांद से प्राप्त हुए। चिरांद कहां पड़ता है? सारण में पड़ता है। एक लास्ट और स्थल बताऊंगा, फिर हम लोग चल पड़ेंगे अपने किस पर? हम लोग चल पड़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पर। ठीक है, यहां तक आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। एक स्थल और बताने वाला हूं, ठीक है, फिर मैं इनको याद भी कराऊंगा आप लोगों से। ठीक है, 6 हो गए। 7वां स्थल और लास्ट लिखवा रहा हूं, यह है भैया बुर्ज होम। बहुत ज्यादा फेमस है बुर्ज होम। आप लोगों को याद होगा बुर्ज होम से क्या मिला है? बुर्ज होम जम्मू एंड कश्मीर में है। क्या है? बुर्ज होम जम्मू एंड कश्मीर में है। और यहां से क्या प्राप्त हुआ था? बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मानव को कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? मानव को कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? डॉग्स वर्ड ह्यूमंस। आप कहेंगे भैया मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य बुर्ज होम से मिले हैं। तो ये भी याद रखना कि मानव के साथ, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? दफनाने
के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आप कहेंगे सर ये बताइए ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आप कहेंगे द एविडेंस ऑफ, आप याद रखना भैया, द एविडेंस ऑफ डॉग्स वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लिखना है आप लोगों को। ह्यूमंस, ठीक है जी, ये आप लोगों को लिखना है ह्यूमंस। जितनी भी चीजें मैं लिखवाऊं इनको आप लोग लिखते हुए चलिएगा, ठीक है जी, ह्यूमंस। चलिए अब हम बात करते हैं, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया कि बुर्ज होम से ये मिला है। अब हम लोग बात करेंगे, हाँ जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सर यहाँ से और क्या मिला था, यहाँ से और क्या मिला था? तो आप कहेंगे सर यहाँ से गड्ढे वाले घर मिले थे। क्या मिले थे? गड्ढे वाले घर। कि गड्ढे वाले घर कहाँ से प्राप्त हुए थे? जिन्हें पिट हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें पिट हाउसेस कहते हैं। पिट हाउसेस कहाँ मिले थे? जिन्हें गर्तावास भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? गर्तावास। गर्तावास या गड्ढे वाले घर के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? बुर्ज होम से मिले थे। कहाँ से? बुर्ज होम से मिले थे। ये सारी चीजें लिख लीजिए, ठीक है, कि पिट हाउस कह लें या भैया गड्ढे वाले घर कह लें, तो ये सारी चीजों को आप लोग लिख लेंगे। अब बात आ जाती है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की। चलिए अब हमारा आज का जो टॉपिक है, हमारा आज का टॉपिक है भैया सिंधु घाटी सभ्यता। आप याद रखेंगे, आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ये आप लोग पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या बोलेंगे भैया? इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप इसको लिखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। साफ बने हो तो हमें पढ़ने का मन होता है। अगर नोट गंदे बने हो, चाहे कितने भी अच्छे हैं, बहुत गंदे बना रखे हो, तो पढ़ने का मन ही नहीं होगा, पढ़ने का मन ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए, कुत्ते को मानव के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले थे, ठीक है जी। चलिए अब बात ये आती है, यहां तक तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता को हम किस किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा के सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, कैलोलिथिक सिविलाइजेशन भी कहेंगे। इसे प्राक हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं, प्राक हड़प्पन सभ्यता भी इसको कहा जाएगा, और हड़प्पा सभ्यता भी, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्या यहां तक सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली? चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक आप लोग पढ़ लेंगे सारी चीज़ों को। मुझे बताइए, यहाँ तक हम लोग बात करेंगे कि भैया इसका इसका जो नाम है, इसका जो नाम है, आप लोग मुझे बताएं कि सर यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ना है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि भैया इसके अन्य नाम क्या क्या है, अन्य नाम क्या क्या है। पहले अन्य नाम पढ़ लेते हैं, अदर नेम क्या क्या हो जाएंगे? अदर नेम, ठीक है जी, अदर नेम। अन्य नाम क्या क्या होंगे? नेम्स, अदर नेम्स क्या क्या हैं? तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि भैया इसे सैंधव सभ्यता कहा जाता है। क्या कहते हैं जी इसको? सैंधव सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता किसे कहा जाता है? तो आप लिखेंगे भैया सैंधव, ठीक है जी, सैंधव सभ्यता किसे कहेंगे? सैंधव सिविलाइजेशन किसे कहेंगे? आप कहेंगे भैया सैंधव सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा जाता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय तांबे का प्रयोग होने लगा था, कॉपर का प्रयोग होने लगा था, तो इसे हम क्या बोलेंगे जी? आप कहेंगे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। क्या बोल देंगे आप इसको? आप कहेंगे सर ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, एज
सिविलाइजेशन। ठीक है, चलिए, अब ये सारी चीजें हैं, आप लोगों को पता है कि इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पहला नगर हड़प्पा सभ्यता ही खोजा गया था। हड़प्पा, ठीक है जी। क्या खोजा गया था जी? आप कहेंगे सर हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन, तो ये सारी चीजों को आप लोग लिखते हुए चलें। चलिए, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने सारी चीजों की बात कर ली। अब हम बात करेंगे भैया, इसकी जो जानकारी है सबसे पहले किसने दी थी? सबसे पहले किसने दी थी? देखिए, एक व्यक्ति था जो आर्टिलरी में था, अंग्रेज था। आर्टिलरी में जो आर्टिलरी जो तोप वगैरह के काम करते हैं, ब्रिटिश सेना में था और वो भाग गया, भारत से भाग रहा था, जिसका नाम है चार्ल्स मेंसन। चार्ल्स मेंसन ने 1826 में ये जानकारी दी कि उसको रास्ते में जाते हुए कुछ खंडर प्राप्त हुए। कुछ खंडर प्राप्त हुए, यानी कि कोई सिविलाइजेशन वहां पर रही होगी। हालांकि बहुत ज्यादा गौर दी नहीं गई, अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी उसमें नहीं ली। उसके बाद चार्ल्स मेंसन ने 1842 में अपनी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में इस सभ्यता का जिक्र किया, हालांकि नामकरण अभी नहीं हुआ है। उसने कहा कि जब वो 1826 में वहां से निकल रहा था, कराची से लाहौर के बीच का जो क्षेत्र था वहां से निकल रहा था, तो उसे भैया क्या दिखाई दिया? कुछ सिविलाइजेशन दिखाई दे गई। उसके बाद दो बंधु हैं जिसे वर्टन बंधु के नाम से जानते हैं। उन्होंने कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई। क्या किया उन्होंने? रेलवे लाइन बिछाई। और रेलवे लाइन बिछाने के दौरान उन्हें कुछ एविडेंस दिखाई दिए। कुछ भैया बर्टन बंधुओं को कुछ एविडेंस 1856 में दिखाई दिए, जब वो कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे, क्योंकि उन्हें ईंटों की आवश्यकता थी। और जब खुदाई की तो वहां से ईंटें भी निकली, बहुत सारे घर वहां पर नष्ट हो गए। क्या हो गए जी? बहुत सारे घर नष्ट हो गए। जब वो नष्ट हो गए तो उन्होंने एक सर्वे करवाया, और सर्वे करने का जो दायित्व दिया, जो ड्यूटी दी, वो दे दी भैया किसको? एलेक्जेंडर कनिंगम को। एलेक्जेंडर कनिंगम ने 1856 में सर्वे कराया और उसने ये पुष्टि कर दी कि यहां पर एक सभ्यता थी, यहां पर एक सभ्यता थी। चलिए, नामकरण अभी भी नहीं हुआ है, वहां पर एक सभ्यता थी। चलिए, बहुत बढ़िया। हम बात करेंगे कि सर इसकी सबसे पहली जो जानकारी है, जो जानकारी है सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी, इंफॉर्मेशन, या ऐसे कह सकते हैं पहचान, या जानकारी ही लिख लो, इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन कि सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन किसको मिली, जानकारी किसको पता चली, किसने पहचान की कि कोई सिविलाइजेशन थी? तो 1826 में, 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा क्या किया गया? चार्ल्स मेसन द्वारा क्या किया जाता है? दी गई, इसके द्वारा दी गई। लेकिन किसी ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। जब दिलचस्पी नहीं ली गई तो इसने भैया इसका वर्णन कब किया? 1842 में इसने अपनी एक बुक प्रकाशित की, एक बुक पब्लिश की। और जब बुक पब्लिश की तो उस बुक में भैया इसने क्या किया? पब्लिश्ड कर दी, प्रकाशित की। और जब ये बुक प्रकाशित हुई तो इसमें इस सभ्यता के बारे में बताया गया। इसमें इसने वर्णन किया, मेंशन किया कि 1826 में इसे कुछ मिला था। मेंशन कर दिया कि भैया इसे 1826 में कुछ मिला था जब ये जा रहा था। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। इसी दौरान क्या हुआ, थोड़ा सा आगे चलते हैं। बर्टन ब्रदर, वर्टन बंधु, बंधु यानी कि वर्टन, आप कहेंगे भैया वर्टन, वर्टन ब्रोदर्स, ब्रोदर्स
ये क्या कर रहे थे भैया, इन्होंने क्या किया, रेलवे लाइन बिछा रहे थे। ये क्या कर रहे थे जी, ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे। इन्होंने कराची से लेकर, इन्होंने क्या किया 1856 में, 1856 में ये क्या कर रहे थे, ये भैया रेलवे लाइन, रेल पटरी बिछा रहे थे। क्या कर रहे थे, रेल पटरी बिछा रहे थे। आप कहेंगे भैया रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे, ये रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे, रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। और ये काम कहां से कहां तक चल रहा था, तो ये काम चल रहा था जी कहां से कहां तक, आप कहेंगे ये चल रहा था कराची से लाहौर तक। कहां तक भैया, कराची से लाहौर तक। आप कहेंगे ये लाइन कहां से कहां तक बिछाई जा रही थी, कराची से लाहौर तक ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। क्या बिछाई जा रही थी, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। और इस रेलवे लाइन को बनाने के लिए बहुत सारी ईंटों का प्रयोग किया गया। क्या किया गया, बहुत सारी ईंटों का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अब यहां तक बात हो गई। जब ये 1856 में बात आ गई, बर्टन बंधुओं ने रेलवे लाइन बिछाने का काम किया। फिर जब सरकार पर, ब्रिटिश सरकार ने थोड़ी सी दिलचस्पी दी और इस जगह का सर्वे कराने के लिए सोच लिया। अंग्रेजी सरकार ने इस जगह का सर्वे कराने की बात की और सर्वे कराने की जिम्मेदारी दे दी गई अलेक्जेंडर कनिंघम पर, एक कनिंघम पर। ठीक है, पुरातत्व विभाग की जानकारी थी। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद उसने कहा कि यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता जरूर थी, यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता जरूर थी। इसको नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया निखिल जी, धन्यवाद माय डियर। चलिए, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसको आप लोग पढ़िए। अब जो जो चार्ल्स मेंसन के द्वारा जिसके बारे में बताया गया था, वो स्थान कौन सा है, ये था भैया चार्ल्स मेंसन के द्वारा जिसके बारे में वर्णन किया, चार्ल्स मेंसन ने जिसके बारे में वर्णन किया था, ये जलालाबाद था। कहां पर, ये जलालाबाद। आप कहेंगे ये जलालाबाद जो क्षेत्र है ये अफगानिस्तान में पड़ता है। कहां पर, अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में। ठीक है जी, कहां पर, अफगानिस्तान में। कहां पर है ये, अफगानिस्तान। ठीक है, कि ये वाला जो क्षेत्र जिसका वर्णन चार्ल्स मेंसन ने किया था, ये उसका एक दृश्य है। कहां पर, जलालाबाद अफगानिस्तान में। कहां पर, जलालाबाद अफगानिस्तान में इसका वर्णन हो जाता है। ठीक है जी, क्या हो जाता है, इसका वर्णन हो जाता है, किसके द्वारा, चार्ल्स मेंसन के द्वारा। चलिए, अब हम बात करते हैं कि जिसकी जानकारी 1856 में बर्टन बंधुओं के द्वारा दी गई, बर्टन बंधुओं के द्वारा दी गई थी। हम लोग बात करेंगे कि भैया अब क्या होगा कि उस जगह का सर्वे कराया जाएगा। क्या किया जाएगा, सर्वे। कि भैया सर्वे किसको भेजा गया था, सर्वेक्षण करने के लिए किसे भेजा था, सर्वेक्षण। आप कहेंगे भैया सर्वेक्षण करने के लिए, सर्वे करने की जिम्मेदारी किसको दे दी गई थी, सर्वे करने की जिम्मेदारी दी गई थी माय डियर, किसको। आप कहेंगे भैया सर्वे कब किया गया उस स्थान का, 1856 में सर्वे किया था एक कनिंघम ने, जिन्हें अलेक्जेंडर कनिंघम कहते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम, घा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया भैया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वे किया और इन्होंने भैया पुष्टि कर दी, प्रमाण दे दिए कि हाँ जी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर एक सभ्यता थी। क्या थी जी, यहाँ पर एक सभ्यता थी। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने। इन्होंने कहा कि ये जो सभ्यताएं मिल रही हैं, ये सभ्यताएं अधिकतर सिंधु नदी के किनारे पर मिल रही हैं। किसके किनारे पर, सिंधु नदी के किनारे पर, बैंक ऑफ द इंडस रिवर। ठीक है, उसके किनारे पर मिल रही हैं। ठीक है, अब ये जो है अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्हीं को ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने इन्हें क्या कर दिया, इन्हीं के नेतृत्व में एक भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी। किसकी, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी।
भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। विभाग इन्हीं के नेतृत्व में बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? तो आप कहेंगे सर क्या बनाया था, जल्दी से बताइए। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में की गई थी और अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा गया। क्या कहा गया है जी? जनक कहा गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। यहां पर हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि भैया इंडियन इंडियन आर्कियोलॉजिकल लॉजिकल डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ठीक है, डिपार्टमेंट की स्थापना हो जाती है। और ये स्थापना कब हो गई? ये स्थापना हो गई 1861 में स्थापना हो गई जी, इसकी स्थापना हो गई। और भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा गया? फादर किसे कहा गया है? इसका फादर कहा गया है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ए कनिंघम को आप कहेंगे भैया किसे कहा गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा गया है? फादर कहा गया। चलिए यहां तक सारी चीजों की बातें हो गई। अब बात आएगी सर ये बताइए कि इसका सिंधु घाटी सभ्यता नाम कैसे पड़ गया? सिंधु घाटी सभ्यता नाम कैसे पड़ा? तो आप कहेंगे जो अधिकतर क्षेत्र थे, मैक्सिमम जो प्लेसेस मिल रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो सिंधु नदी के किनारे मिल रहे थे, जिसके कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। कि भैया इस सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ? नामकरण आप कहेंगे भैया नामकरण कैसे हुई, इसका नेमिंग कैसे किया गया? नेमिंग तो आप कहेंगे सर इस सभ्यता के अधिकतर जो स्थल थे, कि भैया इस सभ्यता के मैक्सिमम या अधिकतर जो स्थल थे, अधिकतर स्थल स्थल सिंधु नदी के किनारे पर थे। किसके किनारे पर थे? सिंधु नदी के किनारे पर थे। सिंधु नदी के किनारे पर के किनारे पर क्योंकि मनुष्यों की जो सबसे पहली जरूरत है वो पानी है। तो आप कहेंगे बैंक ऑफ द रिवर बैंक ऑफ सिंधु रिवर या इंडस रिवर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या बोलेंगे? इंडस रिवर। ये चीजें आप लोग यहां पर लिख लीजिएगा कि अधिकतर जो स्थान प्राप्त हुए वो सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए। इस कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। क्या कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अब बात आ जाती है कि सर सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों दिया गया था? आप कहेंगे सर सबसे पहले जो सिंधु घाटी है, सिंधु नदी के किनारे पर अधिकतर स्थल प्राप्त हुए, मैक्सिमम प्लेस प्राप्त हुए, जिस कारण इस सभ्यता को कहा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या कहा गया है? इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं। यहां पर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लिए। उम्मीद करूंगा कि यहां से आप लोगों के बारे में मैं चर्चा करता चलता हूं। अब हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जी हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है जी, इसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे जी? इसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन। चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। क्यों ऐसा हड़प्पा लिखा है मैंने? क्योंकि इसका जो सबसे पहले नगर खोजा गया वो कौन सा था? जल्दी जल्दी से बताइए। देखिए अगर मैं बात करता हूं यहां पर इसका नामकरण, क्योंकि प्रथम नगर प्रथम नगर जो फर्स्ट टाउन खोजा गया था, फर्स्ट टाउन जो खोजा गया था वो था हड़प्पा। कौन सा था जी? हड़प्पा।
हड़प्पा खोजा गया था और हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर मिला था। कहां पर? रावी नदी के किनारे पर मिला। और इसकी जो खोज है, इसकी खोज कब हुई, इसको डिस्कवर कब किया गया, इसकी डिस्कवरी कब हो गई? तो आप कहेंगे भैया इसकी डिस्कवरी कब हो जाती है? इसकी डिस्कवरी हो जाती है, आप बताएंगे कि 1921 में। कब? 1921 में जॉन मार्शल के लीडरशिप में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में, इस समय भारतीय पुरातत्व विभाग का जो अध्यक्ष था वो था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई कराते हैं जिनका नाम है दयाराम साहनी। क्या नाम है जी? आप कहेंगे भैया दयाराम साहनी। दयाराम, आप कहेंगे दयाराम साहनी। ठीक है जी, दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी द्वारा क्या कराया गया? खोज कर दी गई। कब? 1921 में। ये हड़प्पा कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहां पर? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, कहां पर? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इसकी खोज हो जाती है। चलिए ये हमने पढ़ लिया। अब ये खोज भी हो गई। अब कैसे पता चला कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये कितने दिनों तक जीवित रही? जैसे कि मान लो पुरानी कितनी है, तो ये जो पुरानी मानी गई है, ये मानी गई है लगभग 8000 साल पुरानी। ठीक है, ये सभ्यता थी 8000 साल पुरानी। लेकिन इसको पहले विद्वानों ने कहा कि ये सभ्यता लगभग 2500 बीसी पूर्व अस्तित्व में आई। लगभग 2500 बीसी पूर्व, ईसा पूर्व अस्तित्व में आई। लेकिन आईआईटी खड़गपुर ने इसका खंडन किया और आईआईटी खड़गपुर ने कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 8000 साल पुरानी है। 8000 साल पुरानी है और इस सभ्यता के लोग लगभग 400 से 500 सालों तक रहे होंगे। यानी कि यह सिविलाइजेशन लगभग, इसका जो जीवन काल है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का जीवन काल लगभग 400 से 500 साल रहा। ठीक है कि भैया इस सभ्यता का जो जीवन काल है, जीवन काल, कि भैया इसका जीवन काल क्या है, ये कब तक अस्तित्व में रही। ठीक है, इसकी लाइफ कितनी रही थी, यहाँ पर जो जीवन काल है, लाइफ कितनी रही थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसमें भैया लगभग 400 से 500 सालों तक, 400 से 500 साल ये सभ्यता अस्तित्व में रही। और अगर मैं बात करूं कि कितनी पुरानी है, इसका काल निर्धारण कैसे किया गया? काल निर्धारण, ठीक है जी, काल निर्धारण की बात होगी, निर्धारण, तो आप कहेंगे निर्धारण। चलिए इसको अभी नहीं लिखते हैं, अभी हम इसकी बात करते हैं कि भैया ये मुझे बताओ कि हमने ये पढ़ लिया कि ये कितनी पुरानी है, कितनी पुरानी है। तो भैया जैसे कि आईआईटी खड़गपुर की मैं बात करता हूं, आईआईटी खड़गपुर के अनुसार ठीक है, ये कहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 8000 साल पुरानी है। 8000 साल पुरानी है। कितनी भैया? 8000 साल पुरानी है। ठीक है, ये आप लोग लिख लेंगे। ये ऐसे भी हम लोग यहाँ पर बता कर सकते हैं क्योंकि इसका सबसे प्राचीन नगर कौन सा खोजा गया है, सबसे पुराना नगर कौन सा खोजा गया है, नगर, तो आप कहेंगे सबसे पुराना नगर यानी कि ओल्ड टाउन कौन सा खोजा गया है? तो ओल्ड टाउन खोजा गया है जिसे हमने कहा है भिरडाना। क्या कहा है? भिरडाना। आप कहेंगे भैया भिरडाना कब खोजा गया है? भिरडाना, तो आप कहेंगे भिरडाना की खोज भैया 2014 में होती है। कब? 2014 में होती है। और इसका भी जो काल निर्धारण, इसका जो काल माना गया है, इसका जो पीरियड माना गया है, ये जो पीरियड माना गया है लगभग 7000 साल पुराना माना गया है कि ये जो नगर था लगभग 7000 साल पुराना है।
कितना पुराना माना गया? 7,000 साल पुराना। तो कहीं ना कहीं ये 7,000 इससे मैच कर रहा है, तो इसलिए आईआईटी खड़गपुर ने कहा कि ये भैया लगभग 8,000 साल पुराना है। अच्छा ये बताइए कि जो ये पता लगाया जाता है, ये जो पता लगाया जाता है कि ये इतने साल पुरानी है, इतने साल पुरानी नहीं है, ये कैसे पता लगाते हैं? कौन से मेथड से पता लगाया जाता है? मेथड क्या है? कौन सी पद्धति है जिस पद्धति से ये पता चलता है? पद्धति कि भैया कौन सी पद्धति है? आप कहेंगे सर कार्बन डेटिंग पद्धति। कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा भैया पता चलता है। पद्धति जिसे कार्बन, जिसे क्या बोलते हैं? आप कहेंगे जिसे भैया कार्बन डेटिंग मेथड के नाम से जानते हैं। कार्बन डेटिंग मेथड के नाम से जानते हैं। कार्बन डेटिंग मेथड, ठीक है, जिसे हम C14 के नाम से भी जानते हैं। इससे भैया क्या किया जाता है? काल निर्धारण किया जाता है, समय का पता चलता है। समय का पता चलता है कि कितना पुरानी सभ्यता है, पता चलता है। तो आप कहेंगे इससे पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8,000 साल पुरानी है। यहां तक हम लोग पढ़ रहे हैं, यहां तक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए। बताइए किसी को यहां तक कोई समस्या हुई? अच्छा एक क्वेश्चन और आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा नगर, बड़ा नगर कौन सा खोजा गया था? राखीगढ़ी। कौन सा? राखीगढ़ी। अच्छा ये दोनों ही कहां पर हैं? ये दोनों ही भैया हरियाणा में हैं। कहां पर खोजे गए हैं? ये हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा। ये भी कहां पर है? ये भी कहां खोजा गया है? तो ये भी हरियाणा में खोजा गया। कहां पर? हरियाणा में। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग यहां पर लिख लीजिए, ये चीजें आप लोग यहां पर लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक हम लोग बात करेंगे। उम्मीद है आप लोग यहाँ पर अच्छे से पढ़िए, सारी चीज़ों को पढ़िए। चलिए लिख लिया होगा यहाँ तक आप लोगों ने। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम बात कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बताइए किसी को कोई दिक्कत है? हाँ जी, यहाँ तक आप पढ़ रहे हैं। अब बात आ जाती है कि सर इसका विस्तार कितना है, इसका विस्तार कितना है। विस्तार की बात कर लेते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण किया गया है वो कितना किया गया है, पहले ये भी मैं बता देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण किया जाता है वो कब से कब तक माना जाता है? तो आप कहेंगे सर ये जो इसका काल माना गया है, इसका काल कब से कब तक, पीरियड कब से कब तक माना गया है। हालांकि इसको वैज्ञानिक अब डिनाई करने लग गए हैं कि ये जो है गलत है। हालांकि हम कहेंगे भैया एनसीईआरटी कहती है 2500 से लेकर 1750 बीसी तक। बीसी यानी कि ईसा पूर्व इसको हम बोलते हैं, ईसा पूर्व। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये एनसीईआरटी है। चलिए हम लोग बात करेंगे सर ये क्या है, आप बताना कि भैया यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये है। लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा है कि 2350 से लेकर 1700 तक, 1700 तक ये मान्य बताया गया है, क्योंकि ये आता भी है, ये अदर सोर्सेज में लिखा हुआ है, ये अदर सोर्सेज में लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखना कि वैसे तो एनसीईआरटी इसको एक्सेप्ट कर रहा है 2500 से लेकर 1750 तक। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भैया इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। विस्तार, देखिए मैं विस्तार की बात करता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का मैं एक विस्तार बता देता हूँ कि यहाँ से हम पढ़ेंगे कि ये है भैया इसका पूर्व, ये क्या है? पूर्व। ये क्या है? इसका पश्चिम। ये क्या है? इसका पश्चिम।
ये क्या है भैया इसका उत्तर, ये क्या हो जाएगा उत्तर, और ये हो जाएगा जी दक्षिण। क्या हो जाएगा? दक्षिण। अब इसके उत्तर में कौन सा स्थान मिला है? आलमगीरपुर। कौन सा मिला है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। आप कहेंगे आलमगीरपुर ये कहां से मिला है? मेरठ से। कहां पर है ये? मेरठ में है। ठीक है, अगर मैं यहां पर जाता हूं, पश्चिम की तरफ जाता हूं, पश्चिम में भैया क्या मिला है? आप कहेंगे सर बलूचिस्तान में एक जगह पड़ती है सुतकांगे डोर। कौन सी? सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर कहां पर मिला है? तो आप कहेंगे सर बलूचिस्तान में। कहां पर? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान। ठीक है माय डियर, बलूचिस्तान। चलिए, बलूचिस्तान तो आपको पता ही है पाकिस्तान में होगा। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो दक्षिण में मिला है दैमाबाद। कौन सा मिला है? दैमाबाद। दैमाबाद कहां पर मिला? दक्षिण में। ये कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में पड़ता है। और यहां पर क्या मिला है? आप कहेंगे मांडा। क्या मिला है जी उत्तर में? मांडा। मांडा कहां पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए, अब ये बात आती है कि ये कौन सी नदी के किनारे पर मिला है? ये चेनाब नदी के किनारे पर। ये चेनाब नदी के किनारे पर खोजा गया है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पर। किस पर? आप कहेंगे आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पर खोजा गया है। ठीक है, और ये पिब्रा नदी के किनारे पर। किसके किनारे पर? पिब्रा नदी के किनारे पर खोजा गया है। और ये भैया ये किस नदी के किनारे पर? दास्क नदी के किनारे पर खोजा गया। दास्क नदी के किनारे पर खोजा गया है। यहां तक हम लोगों ने लिख लिया। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर जी, मेरा रिप्लाई जरूर देना। वेद से क्वेश्चन आता है क्या? नहीं। देखिए, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। वेदों से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन आते हैं। अब डिपेंड कर रहा है एग्जामिनर के ऊपर वो कहाँ से रख दे। हालांकि मेरा पूरा काम ये है कि मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा सारी चीजें। मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस में दी होंगी। ठीक है, अब यहां से हम चर्चा कर लेते हैं कि भैया ये मुझे बताओ, ये मुझे बताओ जल्दी से। पेपर में आपका आएगा भैया ये वाला। पेपर में आएगा आपका ये वाला। मैंने तो ये एक सर्वे बताया है खड़गपुर आईआईटी का। इन्होंने इसके डिनाई कर दिया है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750 ईसा पूर्व की नहीं है। ये लगभग 8000 साल पहली है। ये लगभग 8000 साल पहली बताई गई है। ये तो मैंने सर्वे बताया है किसका? आईआईटी खड़गपुर का। ठीक है, हालांकि आपके एग्जाम में तो ये आता है। चलिए, हमने यहां पर बात कर ली कि सर पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसका कितना डिस्टेंस है। आप कहेंगे कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसका डिस्टेंस कितना है? पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसका डिस्टेंस बताओ जी कितना होगा। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका डिस्टेंस बताओ कितना है। जल्दी जल्दी से बताओ। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आप कहोगे भैया पूर्व से पश्चिम लगभग ये 1600 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर। इसको दूसरे कलर में लिखता हूं। ठीक है, ये लगभग कितना होगा? तो आप कहेंगे 1600 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा, इसके उत्तर से दक्षिण को लेकर बड़ा विवाद है। कहीं तो ये 1400 किलोमीटर दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये 1100 किलोमीटर भी है। 1100 किलोमीटर। और ये एग्जाम में आया भी है 1100 किलोमीटर। ठीक है, ये 1100 किलोमीटर आया भी है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए, अब हमने पढ़ लिया कि सर इसका विस्तार कितना है। विस्तार के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है पूर्व से लेकर पश्चिम तक वो लगभग 1600 किलोमीटर है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक 1100 किलोमीटर है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये 1400 किलोमीटर भी दिया हुआ है। इसको आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, दोनों में से कभी भी नहीं आएगा। दोनों में, ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ये दिया होगा या ये दिया होगा, इनमें से एक दिया होगा। ठीक है जी, चलिए बताइए किसी को कोई समस्या यहां पर? यहां पर किसी को कोई समस्या? अब बात करते हैं सर इसका जो आकार है। इसका जो आकार है वो शेप कैसा है? इसका जो आकार हो जाएगा ये त्रिभुजाकार आकार हो जाएगा। कि इसका जो आकार है ना, शेप, इसका आकार कैसा है? आकार
शेप कैसा है, तो आप कहेंगे सर इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप होगा भैया त्रिभुजाकार। कैसा है जी, त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार इसका शेप है। ट्राइएंगुलर, आप कहेंगे भैया ट्राइएंगुलर इसका क्या हो जाएगा, तो आप बताइएगा भैया इसका शेप त्रिभुजाकार है। पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर है, उस उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर है। ठीक है, कि इस ये सभ्यता कैसी थी, ये सभ्यता कैसी थी, तो इनको आप लोग लिख लीजिए एक बार जल्दी से। चलिए, हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली, हम लोगों ने बात कर ली। चलिए, किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, इंग्लिश में भी तो लिख रहा हूँ। अब नाम क्या इंग्लिश में लिखूं, मांडा को मांडा ही बोलेंगे, चेनाब को चेनाब बोलेंगे, आलमगीरपुर को आलमगीरपुर बोलेंगे। आपका जो नाम होगा उसी नाम से तो जाने जाओगे, या कुछ और नाम, जैसे मेरा नाम अजीत है तो अजीत को क्या और कुछ लिख सकते हो, नहीं लिख सकते ना। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, ये सिंपल सी चीजें हैं। अगर इसका पूरा एरिया पूछा जाए कि सर इसका एरिया कितना है, इसका एरिया क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल कितना है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो आप कहेंगे लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। और एक्यूरेट पूछ लिया जाए, एक्यूरेट पूछ लिया जाए 12,99,660 किलोमीटर के आसपास। ठीक है जी। ये तो भैया वैसे है, जर्नली आता है आपके एग्जाम में ये कि कितना है लगभग में, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है जी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। किसी को कोई समस्या हुई हो तो प्लीज बताएं। हाँ जी, चलिए पढ़ लिया आप लोगों ने यहाँ तक, किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही। आगे बात करते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया है। अब हम लोग बात करेंगे कि भैया ये बताओ कि इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि अभी तो स्थल भी हम लोगों ने पढ़ने हैं, अभी तो हम लोगों ने स्थल भी पढ़ने हैं इससे संबंधित। कुछ मैं फैक्ट बताता हूँ। जैसे कि फैक्ट की बात होगी, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ये नगरीय सभ्यता थी, ये नगरीय सभ्यता थी, ये कैसी सभ्यता थी, चलिए बताइए। तो आप कहेंगे सर सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, मैट्री आर्कल सिविलाइजेशन थी। तो यहां पर आप लोग लिखना सिंधु घाटी सभ्यता। अभी तो स्थल पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है जी, सिंधु घाटी सभ्यता ये कैसी सभ्यता थी, जल्दी जल्दी से बताइए, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे इंडस वैली, इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये कैसी सिविलाइजेशन थी, जल्दी जल्दी से बताइए कैसी सिविलाइजेशन थी। तो आप कहेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन ये भैया मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। कैसी, मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, सभ्यता। मात्र सत्तात्मक का मतलब होता है मैट्रियार्कल। आप कहेंगे भैया मैट्रियार्कल। ठीक है जी, मैट्रियार्कल, जिसमें माता ही परिवार का मुखिया होता है। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए, इसको लेकर बहुत सारे बच्चे विवाद कर सकते हैं। इसको कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ये 660 क्यों कर दिया, 600 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये लगभग में पूछिए, एक्यूरेट तो है ही नहीं, एक्यूरेट तो है ही नहीं। मैं एनसीईआरटी में बता दूंगा कि भैया ये इतना लिखा हुआ है, कहीं इतना लिखा हुआ है। तो इसको आप कंफ्यूज ही मत हो, फिर इसको मिटा ही देता हूं मैं, क्योंकि फिर आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो, उसका मतलब ये है, इसीलिए मैंने इसको अप्रोक्स में लिख दिया था। चलिए, हमने ये यहाँ पर पढ़ना है मात्र सत्तात्मक सभ्यता के बारे में। मात्र सत्तात्मक सभ्यता का मतलब है कि परिवार का मुखिया कौन होती थी, माता। परिवार का मुखिया कौन होती थी, माता होती थी। ठीक है,
कौन होती थी? माता। यानी कि जितने भी, यहां पर इसको मैं सिविलाइजेशन भी लिख देता हूं, घर की मुखिया कौन है? माता। आज भी कौन है भैया? माता। ठीक है, मैट्रियार्कल। और ये सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी भैया? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, शहरी सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता को हम क्या लिख सकते हैं? ये शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता। ठीक है, चलिए अभी तो इसमें कुछ और भी बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है। अभी तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है, इसके स्थल पढ़ने हैं, तो उन्हें हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि भैया क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो एक बार कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अब बात आती है कि इसको जो है आप खुद से एक बार रिवाइज जरूर करें, एक बार रिवाइज जरूर करें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।